हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जीएस पेपर 3 से तो लिंक होगा ही होगा, लेकिन वन डे एग्जाम में चाहे वो एसएससी, रेलवे या कोई और स्टेट एग्जाम आप दे रहे हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनएसजी के बारे में और एनपीटी के बारे में, जिसके लिए लगातार भारत कोशिश कर रहा है। ना जाने कितने सालों से भारत कोशिश कर रहा है कि वो एनएसजी का मेंबर बन जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भारत एनएसजी का मेंबर क्यों बनना चाहता है और ये एनएसजी है क्या और एनपीटी क्या है। तो डिफरेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, उनके बारे में आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बहुत अच्छा, आप मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग आज के सेशन से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं G20 समिट के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आज आपने मॉर्निंग का सेशन देखा होगा करंट अफेयर्स का 7 AM का, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया है कि G20 समिट में क्या क्या हुआ था, थीम क्या थी, वेटिकन सिटी में क्या हुआ, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर अभी तक जो है वो वेटिकन सिटी या फिर पोप से मिल चुके हैं, और क्या यहाँ पे एजेंडीज या फिर गोल को सेट किया गया था G20 समिट में। तो वो सारी बातें हमने मॉर्निंग 7 कर ली हैं, तो मैं यहाँ पे G20 के बारे में नहीं बात करूंगी। यहाँ पर केवल और केवल हम बात करेंगे कि पीएम मोदी, इन्होंने अभी G20 समिट को अटेंड किया रोम में और डिमांड की कि भारत को एनएसजी का मेंबर बनाओ। तो हम मोदी जी की इसी डिमांड के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि भारत क्यों एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, एनएसजी क्या है, अगर भारत एनएसजी का मेंबर बन गया तो उससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पे विजिट कर लेना और वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। सो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जब भी कोई समिट होता है, जैसे कि G7 समिट हो, G20 समिट हो, तो जो वोकल पर्सन होते हैं, जो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं शेरपा। और भारत की G20 समिट के शेरपा कौन है? तो पीयूष गोयल है। ठीक है, पहली चीज। तो G20 जो समिट है वो रोम में हुआ था और इसकी थीम क्या थी? पीपल, प्लेनेट एंड द प्रॉस्पेरिटी। ये हो गई दूसरी चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ आर्टिकल देखेंगे, ये आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, तो मैंने एक कटिंग लगाई है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि इंडिया जो है वो क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए एनएसजी का मेंबरशिप बनना चाहता है। ये बात आपको दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे पीयूष गोयल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन हो रहा है, सभी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम कर रहे हैं और पेरिस क्लाइमेट के जो एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको भी ज़रूरत है कि हम किस तरीके से ज़ीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य तक पहुँच सके। अभी जैसे कि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि भारत में कोल क्राइसिस देखा गया था। भारत ही नहीं, दूसरी जो कंट्रीज है, चाइना में भी आपको कोल क्राइसिस देखने को मिला था, क्योंकि हमारे भारत की ही और पूरे वर्ल्ड में भी लगभग 80% जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कोयले से करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बट ये तो एक फॉसिल फ्यूल हुआ ना, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, और फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करोगे तो कार्बन तो रिलीज होगा ही, तो आप कार्बन इमिशन का जो टारगेट है जीरो करने का, वो आप अचीव कर ही नहीं सकते अगर आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कुछ समय पहले कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी एक ग्रीन एनर्जी होती है, ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया था। मतलब अगर हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना के उससे एनर्जी को जनरेट करें तो हम हो सकता है कि भारत की जीडीपी को भी ग्रोथ कर पाए, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए, और जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट के जो लक्ष्य है, जो टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन, हो सकता है हम उसको भी जल्दी से जल्दी फुलफिल कर ले। ऐसा पीयूष गोयल ने कहा कि यहाँ पे लिखा है, आर बेस लोड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द कोल टू मे बी न्यूक्लियर, वी विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू सेटिंग अप द न्यूक्लियर प्लांट। ऑब्वियसली अगर आपको प्लांट लगाना है न्यूक्लियर प्लांट तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और पैसे से ज्यादा जरूरत होती है फ्यूल की। और फ्यूल क्या होता है? यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी, मतलब इनरिच क्वालिटी का होना चाहिए। और हमारे भारत में इनरिचमेंट जो प्रोसेस है, मतलब या इनरिच क्वालिटी का जो यूरेनियम है वो नहीं मिलता, तो हमको इसे क्या करना पड़ता है? इनरिच करना होता है, और इनरिचमेंट की जो प्रोसेस है वो काफी बड़ी और काफी कॉस्टली होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमको जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान है, या फिर हम बात कर लें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से हमें जो है वो फ्यूल मिल जाए, न्यूक्लियर फ्यूल मिल जाए, और हम अपने पावर प्लांट को रन कर सकें।
ठीक है, तो हम हमेशा इसी कोशिश में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, शेरपा ने कहा है कि हमें ज़रूरत है अपने बेस लोड को कोल से लेकर न्यूक्लियर में शिफ्ट करने की, और इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट टू सेटिंग अप द न्यूक्लियर प्लांट, बोथ टू रिप्लेस अवर द करेंट डिमांड एंड फॉर द फ्यूचर डिमांड दैट आर डेवलपमेंट इम्पेरेटिव रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ उन्होंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि भारत को जो है वो एनएसजी का मेंबर बनाना चाहिए, जिससे भारत में जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसकी रॉ मटेरियल जो है उसकी सप्लाई हो सके, और हम एक प्रॉपर कॉस्ट में जो है वो अपने न्यूक्लियर प्लांट को रन कर सकें, और जो जीरो कार्बन एमिशन है उसके टारगेट को अचीव कर सके। ये बात शेरपा ने G20 समिट में रखी। ठीक है, चलो, तो अब ये एनएसजी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, एनएसजी क्या है? तो एनएसजी जो है वो एक वॉलेंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक, अपनी ही इच्छा से कोई इंस्टीट्यूट बना लेना। ठीक है, तो वो होता है वॉलेंटरी। तो इट इज़ अ वॉलेंटरी एंड नॉन लीगली बाइंडिंग एसोसिएशन ऑफ द मेजर कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज का एक संगठन है जो कि ट्रेडिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड द न्यूक्लियर वेपन्स एंड द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके लिए काम करता है। तो ये कहलाता है एनएसजी। तो एनएसजी में प्रेजेंट में अभी 48 कंट्रीज हैं जो कि गाइडलाइंस तैयार करती हैं कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो बना ना सकें, उनको हथियारों की सप्लाई ना हो सके, उनको रॉ मटेरियल ना बढ़ सके, वो नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट ना कर सके। तो इन सब के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का काम ये एनएसजी करता है। ठीक है, हालांकि एनएसजी यूएन का इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन यूएन के सपोर्ट में ही ये काम करता है, और न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को और उनको इंक्रीज होने पे प्रतिबंध लगाने का काम ये एनएसजी करता है। तो एनएसजी कब बना था? तो एनएसजी बना था आपका भारत की ही कृपा से। अब भारत की कृपा से कैसे बना? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत ने 1974 में एक टेस्ट किया था जिसको आपने पोखरण टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसी टेस्ट के बाद ये डिसाइड हुआ था कि हम एक एनएसजी या एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पे और उनकी ट्रांसपोर्ट पे, उनके ट्रेड पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। इसके पहले जैसे कि अगर हम बात करते सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन, आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी का क्या हाल हुआ था जापान में। ठीक है, तो सभी देशों ने मिलकर ऐसा सोचा कि क्यों ना, जब इतना ज़्यादा नुकसान इन न्यूक्लियर वेपन से होता है तो हमको एक सेफ गार्ड तैयार करना चाहिए कि इनका यूज़ नहीं करेंगे। जिनके पास अब हथियार है तो हैं, 1967 से पहले जिनके पास वेपन है तो हैं, लेकिन अब कोई नई कंट्री नया वेपन, नया टेस्टिंग नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिटी साइन की गई थी जिसका नाम था 1970 में एनपीटी। अभी हम बात करेंगे एनपीटी की, और एनपीटी जो ट्रिटी है वो बेसिकली इंक्रीज एंड स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन पे कंट्रोल करने का काम करता है, एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, और भारत ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया। भारत ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया, और आज तक भारत ने एनपीटी को साइन नहीं किया। अभी एनपीटी क्या होता है, क्यों भारत ने साइन नहीं किया, अभी हम देखते हैं। तो 1974 में जब पोखरण का टेस्ट होता है तब डिसाइड होता है कि हमको एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिसका नाम होगा एनएसजी। तो बिल्कुल 1974 में एनएसजी बन गया, और इनिशियली एनएसजी में 7 मेंबर्स थे, 7 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट थी। कनाडा की थी, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएसए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 48 कंट्रीज जो है वो एनएसजी के मेंबर हैं। तो एनएसजी के लिए मैं इंसर्ट होने के लिए, इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए क्या करना होगा? तो इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा। जो कंट्री एनपीटी पे साइन करती है वो एनएसजी को ज्वाइन कर सकती हैं। पहली कंडीशन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, और आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया, लेकिन भारत एनएसजी में एंटर होना चाहता है, एनएसजी को ज्वाइन करना चाहता है। इसी बात पर चाइना लगातार अपोज कर रहा है कि जब भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया तो हम उसको एनएसजी में एंट्री नहीं देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये लिखी हुई है कि जितने भी 48 पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सभी के द्वारा रेटिफाई करना चाहिए। जैसे कि इंडिया अगर एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है तो उन 48 कंट्रीज के द्वारा जो है वो रेटिफिकेशन मिलना चाहिए कि हाँ, इंडिया को एंट्री दे दो एनएसजी में। अगर पूरी कंट्री रेटिफिकेशन नहीं देंगी तो इंडिया को एंट्री नहीं मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि चाइना जो है वो इंडिया को रेटिफिकेशन नहीं देना चाहता है। अभी हम देखेंगे वो कहानी भी। तो ये है, इस तरीके से इंडिया
अगर ये 2 कंडीशन को फुलफिल कर ले तो वो इंडिया आसानी से एनएसजी को ज्वाइन कर सकता है। तो आप कहेंगे तो भारत को फिर दिक्कत क्या है एनपीटी साइन करने में? मैं आपको बताती हूँ कि भारत को दिक्कत क्या है। तो एनपीटी कब बना था? 1970 में फोर्स में आया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड द स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन एंड द वेपन टेक्नोलॉजी। तो हालांकि इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ये जो सभी कंट्रीज है, इन्होंने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे एनपीटी क्या कहता है? एनपीटी कहता है, एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को डिफाइन करता है और भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था नहीं 1967 से पहले। भारत क्योंकि अभी अभी तो आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं थी कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, अच्छे से पावर प्लांट्स हो, इनरिचमेंट करने की टेक्नोलॉजी हो। पहली चीज़ तो ये। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया कि अब कोई भी कंट्री, मतलब जो भी कंट्री एनपीटी को साइन करती हैं, एनपीटी के मेंबर होती हैं, तो वो कंट्री नई टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगी। जिनके पास जो हथियार हैं आप रखिए, लेकिन आप नए हथियार नहीं बनाओगे, नए वेपन्स को तैयार नहीं करोगे। तो भारत सोच रहा है बाकी जो एनपीटी के कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है, उन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन बना के रखे हुए हैं, हमारा क्या? हमने तो अभी तक बनाया नहीं, और हमसे अगर एनपीटी पे साइन करा लिए तो हम तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना नहीं पाएंगे। मतलब कभी कोई कंट्री सेकेंड थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन अगर कभी बनती है, कोई दूसरी कंट्री हम पे न्यूक्लियर वेपन दागती है, तो हमारे पास तो कुछ आंसर करने के लिए होगा ही नहीं। साथ ही इस एनपीटी में कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की गई थी कि कब तक आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अनफेयर ट्रिटी जो है वो इंडिया को लगी, इसलिए इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया भी चाहता था कि वो अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करे, इसलिए इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया एनपीटी को साइन करने से। बात समझ में आई इतनी? उसके बाद क्या करता है इंडिया? एनपीटी पे साइन नहीं किया, एनएसजी का मेंबर इसको बनाया नहीं गया। अब इंडिया क्या करता है? तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट होती है और इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति कर दिया, पोखरण नंबर 2। वेस्टर्न कंट्रीज में हलचल बन गई, अरे यार इंडिया तो एनपीटी पे साइन भी नहीं कर रहा है और टेस्टिंग पे टेस्टिंग किया जा रहा है, ये कैसे चलेगा? हम तो यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ना एनएसजी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो जब ऐसा होता है तो क्या करती है जो वेस्टर्न कंट्री या जो भी एनएसजी की कंट्रीज हैं, वो कुछ सैंक्शन लगाना इंडिया पे स्टार्ट करती हैं। तो यूएसए के द्वारा कुछ सैंक्शंस जो हैं वो इंडिया पे इम्पोज कर दिए गए। तो पहला सैंक्शन ये लगाया गया कि 2005 के पहले की जो घटना है, तो हमारा जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो हम फ्यूल कनाडा से, उज्बेकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, दूसरी कंट्रीज से हम फ्यूल को लेते हैं। बोल दिया गया कोई भी कंट्री जो है वो फ्यूल की सप्लाई तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए इंडिया को नहीं करेगी, पहली बात। साथ ही साथ इंडिया जो है वो रशिया के साथ डील चल रहा था उस समय कि इंडिया को रशिया क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चंद्रयान भेजा गया था वो क्रायोजेनिक इंजन भेजा गया था। हमको इतना साल क्यों लग गया? क्योंकि पहले हमको ये टेक्नोलॉजी मिलने वाली थी, फिर हमने इसको खुद से डिजाइन किया। मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे यूएसए ने रशिया को कहा कि अकॉर्डिंग टू द एमटीसीआर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को ट्रांसफर नहीं करोगे। तो रशिया ने भी मना कर दिया। तो हमारे पास अपना फ्यूल की सप्लाई बची थी और ना हमारे पास अब क्रायोजेनिक इंजन थे, तो इसलिए भारत ने क्रायोजेनिक इंजन तो खुद ही बना लिया। लेकिन आज तक भारत के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूल है, उनको इनरिच कर सके। अभी भी हमको डिपेंड होना पड़ता है दूसरी कंट्रीज पे। फिर समय चेंज होता है, टाइम चेंज होता है और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी चेंज होते हैं और अब बन जाते हैं बराक ओबामा। ये 2010 में इंडिया को विजिट करते हैं और जो भी अच्छे टर्म अब बनना शुरू होते हैं इंडिया और भारत के, आपको भी पता है ना, आज भारत और यूएसए के जो टर्म है वो अच्छे हैं। पहले यूएसए और इंडिया के टर्म अच्छे नहीं हुआ करते थे। तो 2010 में जब बराक ओबामा आते हैं, विजिट करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, हम इंश्योर करते हैं कि भारत भी आने वाले समय में एनएसजी का, वेसनर अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और एमटीसीआर, मतलब जो वही एमटीसीआर है जिसके कारण रशिया को बोला गया था कि क्रायोजेनिक इंजन नहीं दोगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, तो हम हो सकेगा कि आने वाले समय में इंडिया इन सभी इंस्टीट्यूट में भी पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा अनाउंसमेंट जो है वो बराक ओबामा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद इंडिया एक प्लेज लेता है, एक प्रतिज्ञा लेता है कि वो कोई भी सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मटेरियल को जो है वो ट्रेड नहीं करेगा, उनका व्यापार नहीं करेगा, दूसरों के साथ साझा नहीं करेगा।
It would not share sensitive nuclear technology or material with other and would uphold its voluntary moratorium on testing nuclear weapon। तो ये प्लेज लिया गया किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। जब आप कोई प्रतिज्ञा लेते हो तो आपकी इमेज थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू होती है, तो इस प्लेज के बाद जो है वो इंडिया की जो इमेज है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई और एनएसजी की जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उन्होंने एनएसजी का मेंबर तो नहीं बनाया इंडिया को, तो इंडिया के लिए एक क्लीन वेवर जो है रूल बना दिया कि ग्रांट इंडिया क्लीन वेवर फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग रूल। इसका ये मतलब हुआ कि वो न्यूक्लियर जो उसको रिसीव कर सकता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ये यूरेनियम और इनरिचमेंट करी हुई जो प्लूटोनियम है उन्हें प्रोसेस कर सकता है। इतनी परमिशन जो है वो इंडिया को मिल गई थी। दिस मेड इंडिया एलिजिबल टू रिसीव एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दैट कुड बी यूज टू इनरिच यूरेनियम एंड रिप्रोसेस प्लूटोनियम। क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत सारे क्या है पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो भारत को इतनी परमिशन मिल गई कि दूसरी कंट्री के साथ आप समझौता करो और इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप ले सकते हो। किसके लिए? यूरेनियम और प्लूटोनियम को इनरिच करने के लिए। ठीक है, ओके, भारत ने कर लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर भारत ने सोचा यार इसमें एक्सपोर्ट में तो इंपोर्ट में बड़ा अभी झंझट लगता है, हम नए प्लांट्स बना नहीं पा रहे हैं, सब कुछ बहुत कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है। अगर मुझे एनएसजी में मेंबरशिप मिल जाती है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दूसरी कंट्रीज भी हमको थोड़ा सा सहयोग करने लगेंगे। इसलिए 2016 में इंडिया एनएसजी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है। तो इंडिया की देखा सीखी, इंडिया को देखकर पाकिस्तान और नामीबिया भी सोचते हैं कि हमको भी एनएसजी का मेंबर बन जाना चाहिए। 2016 में इंडिया ने एनएसजी के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, बट अब 48 मेंबर्स कंट्रीज का रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन चाइना के साथ साथ कुछ और कंट्रीज जो है वो भारत को अपोज करती हैं। चाइना बोलता है कि भारत जो है वो एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए वो एनएसजी का मेंबर भी नहीं होगा। साथ ही साथ तो कहता है चाइना, अगर आप भारत को एनएसजी का मेंबर बनाते हो तो पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं किया है, लेकिन आप उसको भी एनएसजी का मेंबर बनाए, तो यहाँ पर आके एक जो है मामला अटक जाता है। तो चाइना के अपोजिशन के बाद और कुछ और कंट्री के अपोजिशन के बाद भारत को मेंबरशिप की परमिशन एनएसजी में नहीं मिलती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए आज G20 समिट में हमारे शेरपा, हमारे प्राइम मिनिस्टर डिमांड कर रहे हैं कि भारत को एनएसजी का मेंबर बनाओ। ठीक है, तो इतना क्यों जरूरी है भारत को एनएसजी का मेंबर बनना? आपको थोड़ा बहुत तो ब्रीफ में समझ में आ ही गया होगा। To access to technology and being allowed to produce nuclear equipment will give boost to our Make in India program that will in turn boost the economic growth of our country। तो क्यों ज़रूरी है न्यूक्लियर इक्विपमेंट जिससे हम बना सके, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सके, भारत की जीडीपी को बूस्ट कर सके, इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, साथ ही साथ जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट के जो हमारे टारगेट है, कार्बन इमिशन का जो लक्ष्य है उसको फुलफिल कर सके। इसलिए हमें एनएसजी में मेंबरशिप चाहिए है, बड़ा स्पष्ट है ना। फॉसिल फ्यूल की डिमांड्स को कम कर सके, उनकी डिपेंडेंसी को कम कर सके, है ना, न्यूक्लियर पावर को हम प्रोड्यूस कर सके, इसलिए भारत जो है वो एनएसजी का मेंबर बनना चाह रहा है। तो क्या कोई फैक्टर है जो भारत के फेवर में है कि वो एनएसजी का मेंबर बन जाएगा आने वाले समय में? हाँ, तो एक बहुत अच्छा फैक्टर सामने आता है कि फ्रांस जो है वो एनएसजी का मेंबर है, बट उसने एनपीटी साइन नहीं किया है, सिमिलर जैसे कि भारत है। तो भारत ये मुद्दा उठा सकता है कि फ्रांस को तो आपने एनएसजी का मेंबर बना दिया, हमको नहीं बना रहे हो, उन्होंने भी एनपीटी को साइन नहीं किया है। पहला एक फेवर का पॉइंट ये बन सकता है। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि भारत ने ऑलरेडी एक सेट ऑफ रूल या प्रोटोकॉल्स बना चुका है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके जो मेंबर्स हैं वो भारत के जो पावर प्लांट्स हैं उनको कभी भी विजिट कर सकते हैं, उनका ओपन इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये बात भी भारत ने बोल रखी है। तो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी ला के रखा है कि हम केवल फ्यूल जनरेट करने में ही यूज करेंगे, हम ऐसा कोई भी इलीगल वर्क नहीं करेंगे कि ट्रेडिंग करने लगे, टेक्नोलॉजी को सेल आउट करने लगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, भारत के लिए ही काम करेंगे। तो आप कभी भी आके ओपन इंस्पेक्शन कर सकते हो। किसको कहा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कहा है ना। तो ये कुछ कंडीशन या फेवरेबल टर्म्स है जो भारत के फेवर में जा सकती। हो सकता है कि भारत को आगे आने वाले समय में एनएसजी का मेंबर बना दिया जाए। ऐसा होता है तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी कुछ बीच में कंडीशन पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब तो कोयला चला गया है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने वाली है। लगने लगा था ना कि अब कहीं कहीं तो प्रॉब्लम होने लगी थी इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन की। तो इसलिए हमें ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है। ख़त्म करना इतना आसान
नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम कम ज़रूर कर सकते हैं। सो सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव वाटर। यहाँ पर अब बीच में मैंने कुछ और टर्म का यूज़ किया था, उनको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं और फिर इस सेशन को हम ओवर करते हैं। सबसे पहली बात हो रही है MTCR के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। कब बना था? 1987 में बना था। कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो 35 हैं। और इंडिया इसका मेंबर है, तो आप कहेंगे हाँ 2016 में इंडिया ने MTCR को ज्वाइन किया था। बेसिकली MTCR क्या करता है? तो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है, जो मिसाइल बनाता है जो लगभग 500 kg की होती हैं और 300 किलोमीटर तक उनको मारने की क्षमता होती है। सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है इन सिस्टम से रिलेटेड। तो वही क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलने वाली थी, तो MTCR के कारण जो है वो मना कर दिया गया था, क्योंकि MTCR का मेंबर नहीं था इंडिया। तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 2016 में ज्वाइन किया। अगली बात कर लेते हैं बेसनार अरेंजमेंट। ये कब आया? 1996 में आया। मेंबर कंट्री कितनी है? 42 है। भारत ने कब ज्वाइन किया? 2017 में। पाकिस्तान और चाइना इसके मेंबर नहीं है। साथ ही साथ ये है, it aim at promoting transparency and the greater responsibility in transfer of the conventional arm and the dual use good and technology। तो आर्म्स एंड गुड्स को सप्लाई करने के लिए बेसिकली अरेंजमेंट किया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। 1985 में बना था, 43 मेंबर्स है। 2018 में भारत ने ज्वाइन किया था। चाइना और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। और बेसिकली ये जो ग्रुप है, it aimed to help member country to identify those export which need to be controlled so as not to be contribute to the spread of the chemical and biological weapons। तो ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के स्प्रेड पे कंट्रोल करने का काम करता है कौन? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। तो ये 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं और भारत इन तीनों ग्रुप्स का आज की डेट में हिस्सा है, तब नहीं था। और हो सकता है अगली में स्लाइड आपको कभी दिखाऊं कि NSG का मेंबर भी भारत बन गया है, तो ऐसा भी बिल्कुल आने वाले समय में हो सकता है। सो 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पर्पस ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। NSG का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, टू प्रमोट ट्रेड ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, टू कंट्रोल एक्सपोर्ट एंड द रीट्रांसफर ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, टू इनकरेज ट्रेड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फॉर पीसफुल पर्पस, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है और मैं सही आंसर आपको कमेंट में बता दूंगी, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है, हु आर द 4 स्टेट दैट हैव नेवर साइन द NPT। तो 4 स्टेट वो कौन से हैं जिन्होंने कभी भी NPT पे साइन नहीं किया? ये ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैं आपको आंसर भी जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि NSG क्या है, NPT क्या है, साथ ही साथ भारत क्यों डिमांड कर रहा है और कौन कौन सी कंडीशन भारत के फेवर में है। तो एक बहुत अच्छा आंसर भी लिख सकते हो और आई होप बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखा गया है। सो टेक केयर एंड बाय बाय और हैप्पी धनतेरस टू ऑल। ठीक है।